हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH BPSC 110 का आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है स्टेट सॉवरेनिटी एंड ज्यूरिसडिक्शन। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि सॉवरेनिटी और ज्यूरिसडिक्शन होते क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सॉवरेनिटी की। सॉवरेनिटी का मतलब ये नहीं होता कि एक स्टेट है, वो अपनी टेरिटरी के अंदर जो भी आता है उसको गवर्न करने के लिए उसके पास ये अथॉरिटी है। ठीक है, कोई बाहर से उसको इन्फ्लुएंस करेगा। ये सॉवरेनिटी की एक बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ एडवांस में बताया गया है। तो sovereignty means absolute and ultimate power of the state within its territorial boundaries. Here it is both supreme legal authority and unchallenged political power. अब जो sovereignty है उसका ये मतलब है कि एक स्टेट है, उसके पास एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड पावर है। ठीक है, उसके टेरिटोरियल बाउंड्रीज में हर चीज को गवर्न करने की। यहाँ पर स्टेट ही सुप्रीम लीगल अथॉरिटी होता है और स्टेट ही अनचैलेंज पॉलिटिकल पावर भी होता है। ठीक है, अब यहाँ बात करें अगर मॉडर्न नेशन स्टेट्स की जो कि इमर्ज हुई हैं, तो मॉडर्न नेशन स्टेट्स में क्या होता है, जो लॉज होते हैं उनको सुप्रीमेसी दी जाती है। ठीक है, मॉडर्न नेशन स्टेट्स में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का कंसेप्ट चलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पर कोई फैमिली है, उसको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वहाँ वो बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, पर स्टेट की लिमिट्स में रहकर, स्टेट की लिमिट से बाहर अगर जाएगी तो उसको पनिश भी किया जा सकता है। उसके बाद आता है ये वेस्टफेलियन सोवरेनिटी सिस्टम। अब इसमें भी वही सब कुछ कहा गया है। तो वेस्टफेलियन पॉलिटिकल सिस्टम में यही है कि एक जो सॉवरन स्टेट है, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और लॉ मेकिंग अथॉरिटी अनक्वेश्चनेबल है। इसका मतलब अगर कोई स्टेट अपनी टेरिटरी के अंदर कोई भी लॉ ला रही है, तो उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि तुम भाई क्यों ला रहे हो। ठीक है, उसके पास ये अथॉरिटी है क्योंकि उसके अंडर ही आता है। इट हैज कंट्रोल ओवर इट्स इंटरनल अफेयर्स, उसके इंटरनल अफेयर्स पर इसका कंट्रोल रहता है उसकी टेरिटरी के अंदर। ठीक है, उसके पास लीगल राइट है अपने लोगों को गवर्न करने का। तो ये होता है हमारा वेस्टफेलियन सॉवरेनिटी। अब उसके बाद आते हैं दो तरह के सिस्टम्स। अब इन दोनों सिस्टम्स में क्या है, इंटरनल सॉवरेनिटी और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी का ये मतलब है कि कोई स्टेट अपने इंटरनल अफेयर्स को कैसे मैनेज करती है। ठीक है, अपने इंटरनल अफेयर्स को वो कैसे रेगुलेट करती है। ठीक है, सॉवरन रहने के लिए, वो हो गई इंटरनल सॉवरेनिटी। ठीक है, उसके बाद आती है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का ये मतलब है कि अगर कोई स्टेट सॉवरन है, तो उसे दूसरे देश भी माने कि हाँ भाई ये देश है, ये सॉवरन कंट्री है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया एक कंट्री है, सॉवरन कंट्री है, तो पूरा वर्ल्ड जो है वो इंडिया को ये मानता है कि हाँ भाई, अगर ये कोई सॉवरन स्टेट है इंडिया। ठीक है, अगर कोई देश किसी देश को सॉवरन नहीं मानता, फॉर एग्जांपल इजराइल है, पाकिस्तान उसको एक देश नहीं मानता है। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए इजराइल जो है वो सॉवरन कंट्री नहीं है। तो ये हो गया एक्सटर्नल सोवरेनिटी, मतलब जहां पर कोई स्टेट इंटरनेशनल ऑर्डर में अपनी जगह कैसे बनाता है। ठीक है, अब आता है ज्यूरिसडिक्शन। अब जो ज्यूरिसडिक्शन है वो स्टेट सोवरेनिटी से ओरिजिनेट होता है और ये इसका सेंट्रल फीचर माना जाता है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि कोई स्टेट है, उसके पास ये अथॉरिटी है अपने लोगों की, प्रॉपर्टी की, मेनली विद इन इट्स टेरिटरीज, उसके टेरिटरीज के अंदर आने वाली जो भी चीजें हैं उस पर उसकी सुप्रीम अथॉरिटी है। ठीक है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, अनचैलेंजेबल है। टेरिटरीज में जैसे लैंड आ गया, नेशनल एयर स्पेस, इंटरनल एंड टेरिटोरियल वाटर्स। ठीक है, इस अथॉरिटी के अंदर स्टेट के पास ये पावर है कि वो उन जो एरियाज है उनको लेजिस्लेट करने के लिए कोई भी लॉज वो बना सकती है। ठीक है, वो अनक्वेश्चनेबल रहेंगे, और हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी जो स्टेट टेरिटरी है उसको एक्सटेंड भी करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडियन नेशनल है, ठीक है, वो यूके जाता है, तो यूके में उसका मर्डर किया जाता है यूके के ही नागरिक द्वारा। तो ठीक है, अब वहां
इंडिया का कोई रूल नहीं लगेगा कि हमारा सिटीजन मारा है, हम तो हमारा रूल लगाएँगे उस पर, मर्डर करिए, ऐसा नहीं होगा। वहाँ यूके का ही रूल चलेगा उस नेशनल पे, ठीक है? तो कभी-कभार हमें क्या करना पड़ता है कि एक्सटेंड भी करना पड़ता है चीज़ों को। वहीं अगर मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल लूँ, तो एक बिज़नेस फ़र्म है, ठीक है? वो अपना बिज़नेस इंडिया में सेटअप करती है, इंडिया में अपनी-अपनी कंपनीज़ खोलती है। फिर उसके बाद ये दूसरे देश जाती है, अपनी दूसरी ब्रांचेज़ खोलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस में अपनी एक ब्रांच खोलती है और वहाँ ये कंपनी क्या कर देती है, इंडिया की कंपनी वहाँ जाकर घपलेबाज़ी कर देती है। अब जो अमेरिका है, उसका यहाँ पर कोई लॉ नहीं लगेगा, ठीक है? कि हमारी टेरिटरी के अंदर हुआ है, ये तो हमारी सॉवरेनिटी को ऐसे ऐसे नहीं हुआ। वो जो कंपनी है, उस पर लॉ लगेंगे इंडिया के, ठीक है? तो इंडिया में क्या होगा, अब टेरिटरी से बाहर भी उसको अपने लॉज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। तो ये भी उसकी सॉवरेनिटी के अंदर ही आता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा ज्यूरिसडिक्शन। तो ज्यूरिसडिक्शन कभी-कभी टेरिटरी के अंदर तो रहता ही है, और टेरिटरी के बाहर भी जा सकता है, अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं तो। तो जनरली अगर हम देखें, जो स्टेट्स होती हैं वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे पे टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के, ठीक है? और किसी भी स्टेट के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती कि किसी भी दूसरी स्टेट की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी पे वो कोई क्वेश्चन करे, ठीक है? उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर उसने सॉवरेन माना है, तो वो उसे सॉवरेन ही मानेगा, ठीक है? वो उसे इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। इस सेंस में अगर देखें, तो जो स्टेट है, वो अपने लॉज़ को किसी भी फॉरेन टेरिटरी पर एनफोर्स नहीं कर सकती विदाउट द कंसेंट ऑफ द होस्ट स्टेट। अगर किसी स्टेट को, ठीक है, अपने लेजिस्लेशन को दूसरी कंट्री में इम्प्लीमेंट करना है, तो उसे उस कंट्री से जिसमें वो इम्प्लीमेंट करेगी, उससे पहले कंसेंट लेना होगा, ठीक है? एक एमओयू साइन करना पड़ेगा, ठीक है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि भाई हम अपना लॉ आपकी टेरिटरी पर लगा रहे हैं, ठीक है? तो हम पहले ही बता देते हैं, इससे क्या होगा कि जो आपकी सॉवरेनिटी है, हम उसको इन्फ्रिंज करने की जो है वो इंटेंशन से ये सब नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया। और अगर कोई स्टेट ऐसा नहीं करती, बिना होस्ट स्टेट के कंसेंट लिए बिना अपने लॉज़ को फॉरेन टेरिटरी पर जो है वो इम्प्लीमेंट कर देती है, तो वो इंटरनेशनल लॉ का ब्रीच भी माना जाता है, कि ये कंट्री जो है वो इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच करती है, इंटरनेशनल लॉज़ को तोड़ती है। फिर उसके बाद क्या होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसकी कोई सुनवाई वगैरह होती है। अब आता है ग्लोबलाइज़ेशन। यूनिट 1 और 2 में हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं ग्लोबलाइज़ेशन के बारे में, ठीक है? पर यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिस्कशन, जो कि जॉन नॉस्बेट करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल सोसाइटी है, वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी से हटकर अब एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी बन रही है। क्योंकि पहले क्या होता था, सिर्फ इंडस्ट्रीज चलती थी, ठीक है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से जो है वो कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चला रहा है, कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री चला रहा है, लोग सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगे पड़े हैं। अब इनके अकॉर्डिंग, नो, जॉन नैस्बिट के अकॉर्डिंग, अब ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, वो इंफॉर्मेशन सोसाइटी में कन्वर्ट हो रही है। जो भी नेशन स्टेट्स हैं, वो वर्चुअली बड़े लार्जर पैटर्न्स का जो है वो पार्ट बनते जा रहे हैं, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशंस का और ग्लोबल फ्लॉज का, ठीक है? ग्लोबल फ्लोज में गुड्स, कैपिटल, पीपल, नॉलेज, कम्युनिकेशन, इन सब का फ्लो आ जाता है। और इन्हीं के साथ साथ क्राइम, पॉल्यूटेंट्स, फैशन, बिलीफ, वेपन्स, इन सभी का भी फ्लो आ जाता है। अब ये वर्चुअली होने लग गया है, ऑनलाइन होने लग गया है, ठीक है? और ये कहते हैं कि अब का जो इंटरनेशनल सोसाइटी है, वो एक फुल्ली इंटरकनेक्टेड ग्लोबल ऑर्डर बन चुका है। अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे। तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी पर? तो इकोनॉमिक्स, जो ग्लोबलाइजेशन है, उसने ये एंश्योर किया है कि कोई भी नेशनल इकोनॉमी जो है वो एक आइलैंड नहीं है। आइलैंड का मतलब यहाँ पर असली वाले आइलैंड की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आइलैंड इसलिए लिखा गया है क्योंकि आइलैंड क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड होते हैं, इधर-उधर बिखरे रहते हैं। पर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि कोई भी नेशनल इकोनॉमी है, वो फ्रेगमेंटेड नहीं है, वो एक-दूसरे से कनेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है? ऑल नेशनल इकोनॉमीज़ आर वन और लेस इन्वेस्टेड इंटू एन इंटरलॉक्ड ग्लोबल इकोनॉमी। सारी जो नेशनल इकोनॉमीज़ हैं,
वो इंटरलॉक हो चुकी हैं ग्लोबल इकोनॉमी में। अब ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है वो आई कहाँ से? ठीक है, वो आई है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन से। ठीक है, अलग-अलग कंपनियाँ जो होती हैं वो दूसरे-दूसरे देशों में जाकर अपनी ब्रांचेस खोलती है। वहाँ को बिज़नेस जो वहाँ का जो बिज़नेस है वहाँ पर उनको इंटीग्रेट करती हैं। तो इस वजह से जो सॉवरेनिटी है, जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है वो यहाँ पर आया है। और जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है वो एक्सेलरेट भी हुआ है, मतलब उसकी स्पीड भी बढ़ी है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होने की। किस वजह से? ड्यू टू दी एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिससे क्या हुआ है कि जो मूवमेंट हुआ है मनी का, डिसीजंस का, वो तेज हो चुका है। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज से अब यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ऑनलाइन भी किसी को मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अपने आइडिया डिसीजन सुना सकते हैं। तो ये सब इंटरनेशनल बॉर्डर से बहुत ज़्यादा ईजी बन चुका है। अब यहाँ पे जो कारकी हैं, इनके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है वो एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है, जो कि आया है ह्यूमन इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस प्रोग्रेस से। अब जो इकोनॉमीज हैं प्रेजेंट वर्ल्ड की, वो इंक्रीजिंगली इंटीग्रेट हो रही हैं थ्रू ट्रेड एंड फाइनेंशियल फ्लोज। अब जो ग्लोबल ट्रेड है उससे क्या हो रहा है कि सारी कंट्रीज अपना अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे के ट्रेड कर रही हैं, तो इससे वो इंटीग्रेट हो रही हैं। ठीक है, फाइनेंशियल फ्लोज हो रहे हैं। Now, shifts in economic activities in any part of the world are felt in countries all over the globe. इनके अकॉर्डिंग जो भी कोई कंट्री है उसमें किसी भी तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज में शिफ्ट आता है, तो वो सिर्फ उस कंट्री में नहीं रहता, वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर अमेरिका में जो है वो क्या आता है, एक फाइनेंशियल डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो वो जो डिसऑर्डर है वो सिर्फ अमेरिका में नहीं रहेगा, उसका असर पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा। ठीक है, डॉलर में हमको क्या देखने का मिलेगा, फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, कभी डॉलर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, कभी इतना कम हो जाएगा, तो इससे क्या हुआ, जो ग्लोबल मार्केट है उसमें एक डिससेटिस्फेक्शन बन जाएगा। अब आते हैं कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया। अब ये क्या करते हैं कि जो दूसरी कंट्रीज होती है ना उन पर अपना प्रेशर बनाते हैं। ठीक है, ये उनकी सुप्रीमेसी को कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लोकल इन्फॉर्मिटीज को क्या करते हैं, ऑल्टर कर रहे हैं अब। ठीक है, जो कि ग्लोबल मार्केट और ट्रेड सिनेरियो को कहीं ना कहीं अफेक्ट भी कर रही हैं। जैसे कि वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ। अब फॉर एग्जांपल कि कोई कंट्री है, उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है और उसे लोन की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल उसने अगर आईएमएफ से लोन मांगा कि हमें $1 बिलियन का लोन चाहिए, तो अब जो आईएमएफ है वो उसे लोन तो दे देगा, पर वो कहेगा कि आपको अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम लोन देंगे, वरना हम नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो उसकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है उसको कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज किया जा रहा है। ठीक है, उसको प्रेशर दिया जा रहा है कि आप अपनी पॉलिसीज को पहले चेंज करो, उसके बाद ही आपको लोन मिलेगा। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फेयर में कहीं ना कहीं जो है वो सुप्रीम अथॉरिटीज बनती जा रही हैं। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। अब जो ग्लोबलाइजेशन है उससे जो स्टेट है, उसकी नेशनल जो गवर्नमेंट है उसके पास जो पावर है ना, उसमें कहीं ना कहीं हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, जहाँ कोई गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती थी, ठीक है, उसके पास ये पूरी अथॉरिटी होती थी कि अपनी इकोनॉमी को वही अच्छे से चला सकती है। अब वहाँ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब वो क्या हो चुका है, वहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ चुकी हैं, जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। यहाँ पर जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसी स्टेट के पॉलिटिकल एक्शंस को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि ग्लोबलाइजेशन का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है पॉलिटिक्स पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ है इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, उससे पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन भी आ चुका है। अब यहाँ पर ग्लोबल गवर्नेंस चलती है। ठीक है, इंडिविजुअल गवर्नेंस यहाँ पर नहीं चलती है। ग्लोबल गवर्नेंस का ये मतलब है
कि the growth of both specialized and general international organizations which manage variety of issues. अब यहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड और जनरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ही यहाँ पर किसी पॉलिटिकल इशू को या तो सॉल्व करेंगी या उस पर किसी ना किसी तरह के कोई मैनेजमेंट करेगी। तो ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस ही वेरियस इश्यूज को मैनेज करेंगी। ठीक है। The most dominant general and global organizations that had emerged was the League of Nations, now succeeded by United Nations. अब किसी भी तरीके का कोई कंट्री है उसके पास किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट आता है, फॉर एग्जांपल बॉर्डर डिस्प्यूट आता है, तो वो कंट्री क्या करती है, सबसे पहले यूएन के पास जाती है। ठीक है। अब यूएन क्या करेगा कि उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश करेगा और इससे क्या होगा कि उस कंट्री की जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है उसको भी वो क्या करेगा, इन्फ्रिंज करेगा। ठीक है। इससे हमें ये देखने को मिलता है कि ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो कितना बड़ा है। अब यहाँ पर ग्लोबल गवर्नेंस चलती है। ठीक है। कोई इंडिविजुअल जो कंट्री है वो अपने अफेयर्स को ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही अब उसके पॉलिटिकल अफेयर्स को भी मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ कोई एक कंट्री है, ये है जाम्बिया। ठीक है। और ये है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जाम्बिया में जो ह्यूमन राइट्स हैं वो अलग हैं और जो यूएन रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स हैं वो अलग हैं। तो इनमें क्या बनेगा, एक कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, जो जाम्बिया में जो लोग हैं उसमें जो वीमेन है उनको ज़्यादा काम करने की जो छूट है वो यहाँ पर नहीं मिलती। वहीं जो यूएन रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स हैं उसमें वीमेन को पूरी क्या है, फ्रीडम मिलती है काम करने के लिए। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। अब लोग, ये जो वर्ल्ड है वो किसकी सुनेगा, यूएन की सुनेगा। तो वर्ल्ड इस पर प्रेशर बनाने लगेगा कि भाई अपने लॉज को चेंज करो। इससे भी क्या होगा कि उसकी सॉवरेनिटी जो है वो यहाँ पर इन्फ्रिंज हो जाएगी। ठीक है। अब आता है ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल सॉवरेनिटी। अब सबसे पहले ये देखते हैं इसमें कि कल्चर होता क्या है। जस्ट अ सेकेंड। तो कल्चर एक ऐसा पैटर्न होता है बिहेवियर का, लोगों के सोचने का, जो कि किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में रहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक सोशल ग्रुप है जहाँ पर जो लोग हैं वो किसी अलग तरीके से सोचते हैं। वो सोचते हैं कि नेचर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेचर की वर्शिप करते हैं, तो ये उसका कल्चर हो गया कि वो इसको फॉलो करते हैं, जिसको वो शेयर भी करते हैं। ठीक है, दूसरे लोगों के साथ। अब जो एक कल्चर है वो ह्यूमन ग्रुप से एक ह्यूमन ग्रुप से दूसरे ह्यूमन ग्रुप पर क्या करता है कि कोई ना कोई डिफरेंस क्रिएट करता है। इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि एक कल्चर में जो है वहाँ पर नेचर की वर्शिप लिखी जाती है, वहीं दूसरा जो कल्चर है वहाँ पर नेचर नेचर को जो है वो वर्शिप नहीं किया जाता। तो यहाँ पर बिलीव्स, रूल्स ऑफ बिहेवियर, लैंग्वेज, इन सभी का जो है वो डिस्टिंग्विशमेंट देखने को मिलता है कि कोई भी कल्चर सेम नहीं होता। कल्चर के बहुत सारे डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इट इज बेस्ड ऑन सिंबल्स। ठीक है। एक कल्चर में किसी सिंबल का यूज किया जा रहा है खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, वहीं जो दूसरा कल्चर है वहां पर सिंबल्स का यूज ही नहीं किया जाता, वहां तो डायरेक्ट बोल के बात की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट हो गया सिंबल्स कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, उनके आइडियाज फीलिंग्स क्या क्या हैं, उस सिंबल से वो बताते हैं। ठीक है। हमारा बिहेवियर कैसे रहने वाला है, तो वो सिंबल से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। सेकंड हो गया कल्चर इज शेयर्ड। अब जो कल्चर है वो एक जगह ना रहकर लोगों के द्वारा शेयर भी किया जाता है, ताकि जो कल्चर है उसके इन्फ्लुएंस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उस कल्चर को फॉलो करें। तो जो लोग हैं सेम सोसाइटी में वो जो अपना कॉमन बिहेवियर जो शेयर करते हैं वो सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं कि लोग आए हमारे कल्चर में। ठीक है। थर्ड है कल्चर इज लर्न। वही जहाँ कुछ जो लोग हैं वो बायोलॉजिकली इनहेरिट करते हैं कुछ फिजिकल ट्रेट्स को। ठीक है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ एक कल्चर है, यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे कद के होते हैं, तो वो बायोलॉजिकली इनहेरिट हो गया, फिजिकल ट्रेट हो गया। ठीक है। अब उस कल्चर में जो सारे लोग होंगे
वो छोटे कद के ही होंगे, ठीक है? उनकी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट ही ऐसी है कि उस कल्चर में जो भी पैदा होगा, उसकी हाइट ही छोटी रहेगी। तो इससे क्या होगा कि दूसरे लोगों को भी पता चलेगा कि इस कल्चर में इस तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है? तो इस तरह का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, वो उनके ऊपर रहता है। फोर्थ है कल्चर इज़ एडेप्टिव। अब जो लोग हैं, वो अपने आप को उस कल्चर के अकॉर्डिंग जो है वो ढाल लेते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर कल्चर जो बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो लोग हैं वो उसी रिजिडिटी के साथ उस कल्चर को फ़ॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, उस कल्चर को फ्लेक्सिबली जो है वो एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग कि हमको यही सही लगता है तो हम यही करेंगे, ठीक है? हम वो नहीं करनेंगे। तो ये हो गया। पर अगर हम प्रेज़ेंट वर्ल्ड की बात करें, तो प्रेजेंट वर्ल्ड में एक ही तरीके का कल्चर चलता है, ठीक है? सिमिलर काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की जाती है, जैसे कि कार्स, हर कंट्री में कार्स ही चलती हैं, कहीं अब घोड़ा गाड़ी नहीं दिखाई देती है। टेलीफोन्स का यूज़ किया जाता है, टेलीविज़न चलते हैं। कमर्शियल ट्रेड और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का यहाँ पर रेफरेंस देखने को मिलते हैं, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि एक ग्लोबल कल्चर बनाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर एक ऐसा कल्चर ढूँढने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, जो कि एक सिंगल सोसाइटी ने दिया हो, ठीक है? अब यहाँ पर ग्लोबल कल्चर का ही जो है, वो एरा चलता है। अब कल्चरल ग्लोबलाइज़ेशन में अगर बात करें, तो यहाँ पर हमें डिफ्यूज़न देखने को मिलता है, कल्चरल फिनोमिना का। सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइज़्ड वैल्यूज़ हैं, जो कि वेस्टर्न ओरिजिन की हैं, वो लार्ज पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में फ़ॉलो की जाती हैं, ठीक है? जहाँ पर जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, ट्रांसनेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट जो बनाए जाते हैं ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ की जाती हैं। तो ये हो गया पहला। सेकंड है एडॉप्शन ऑफ ओरिजिनली वेस्टर्न इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस, जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक पर्टिकुलर कल्चर है, वहाँ पर ट्राइबल कल्चर है, तो वहाँ पर एक चीफ होगा, ट्राइबल चीफ। वो उस पूरे ट्राइब को जो है वो गवर्न करेगा, ठीक है? अब प्रेज़ेंट वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं चलता है। प्रेज़ेंट वर्ल्ड में क्या चलेगा, एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइज़ेशन मिलेगी, ठीक है? एक तरह की रैशनैलिटी देखने को मिलेगी, रूल ऑफ लॉ देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर कोई अब कबीले का चीफ नहीं रहेगा, अब वो किसी के अंडर आ जाएगा, किसी के ज्यूरिसडिक्शन में आ जाएगा। स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में आके स्टेट क्या करेगी, उस पर्टिकुलर एरिया को किसी एक इंसान को वहाँ का जो है वो ब्यूरोक्रेट बना के, एक ऑफिसर बना के छोड़ देंगी काम करने के लिए। तो ये सब यहाँ पे चलता है। यहाँ पर कोई ट्राइबल चीफ या ऐसा कोई टर्म नहीं रह गई है ग्लोबल कल्चर में, ठीक। अब जो ग्लोबल कल्चर है, वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, उसकी भी वैल्यूज़ को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो ये हो गया हमारा कल्चर ग्लोबलाइजेशन। अब आता है ज्यूरिसडिक्शन इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें, तो कंटेम्प्ररी इंटरनेशनल सिस्टम में उसने स्टेट की सॉवरेनिटी को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। कहाँ जो स्टेट खुद के लॉज को अपनी टेरिटरी के अंदर अच्छे से इम्प्लीमेंट करती थी, वहीं आज स्टेट को दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास नहीं जाएंगी, वो अच्छे से उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगी, ठीक है? उसका जुरिस्डिक्शन भी यहाँ पर इन्फिन जो है। तो दो मेजर डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले हैं, जैसे जैसे जो सॉवरन स्टेट है उसका एक्सपेंस हुआ है। तो सबसे पहला है जो स्पेशलाइज्ड रेजाइम्स हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की, वो मोनोपोलाइज्ड होने लग गई हैं बाय द स्टेट, ठीक है? और दूसरा है द रूल्स इनेक्टेड बाय इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस सच एज वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ वगैरह। तो जो दो मेजर हमें डेवलपमेंट देखने को मिले हैं, जो उसमें फर्स्ट जो डेवलपमेंट है, उसमें ये आ गया है कि जो स्पेशल रेजाइम्स है ना इंटरनेशनल लॉ के लिए, वो उन पे एक मोनोपोली आ गई है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें, तो हर एक कंट्री जो है वो अपने
इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स अब नहीं बना सकती है, उसको यूएन रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स ही जो है वो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है वो यूएन मोनोपोली गेन कर चुका है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स में। वहीं आता है सेकंड, जैसे कि अगर हम इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो अगर कोई इकोनॉमी है, उसको किसी तरह का जो है वो क्राइसिस देखने को मिल रहा है, अब वो क्या करेगी, खुद को वह वो जो गवर्नमेंट है, खुद वह सुधार नहीं सकती है। अब वो क्या करेगी, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएगी, जैसे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। अब जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है, वो इन पर प्रेशर बनाएंगे कि भैया आप अपनी इन पॉलिसीज को चेंज करो, ये हमारी पॉलिसीज के साथ मीट नहीं करती हैं, तभी हम लोन देंगे। अब इससे क्या होगा कि जो सॉवरेनिटी है स्टेट की, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मोनोपोलाइज हो रही है इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि आज के वर्ल्ड में प्रोमिनेंट बनते जा रहे हैं। तो ये खत्म होता है हमारा बीपीएससी 110 का यूनिट नंबर 2। थैंक यू सो मच।